सभी स्टूडेंट को नमस्कार। एजी स्टडी के इस महफिल में आप सभी को स्वागत है। जैसा कि मेरे यूट्यूब चैनल पर जो कि 2022 के स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं क्लास 10th का, चाहे वो बिहार बोर्ड का हो, चाहे वो सीबीएसई जो है हिंदी मीडियम का स्टूडेंट हो, उनके लिए पर डे हम 4 क्वेश्चन साइंस का जो है भी सीरीज चला रहे हैं। उसी सीरीज का हम सेट 2 लेकर के आए हैं, जिसमें फिजिक्स का हम इम्पोर्टेंट 4 क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। सेट 2 है और जल्द ही हम आप लोग के बीच आर्ट्स का भी क्वेश्चन जो है लाने वाले हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी यूजफुल होगा। और उससे पहले आपको एक आवश्यक सूचना दे दूं कि यदि इस नोट ये जो क्लास चल रहा, अगर इसका पीडीएफ आपको लेना है तो पीडीएफ लेने के लिए या क्लास 10th का कोई भी सब्जेक्ट का नोट्स, बेस्ट नोट्स लेने के लिए, जिसको पढ़ करके जो है 2021 एग्ज़ाम में राकेश कुमार 9th रैंक लाने वाले हैं पूरे बिहार में, जो है आप नोट्स लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। आप अपने मोबाइल पर इंस्टॉल करें टेलीग्राम, और टेलीग्राम जा कर के सर्च करें एजे स्टडी लाइव। क्या सर्च करना है? एजे स्टडी लाइव। ठीक है, ग्रुप पर आप ज्वाइन कीजिए, सारा पीडीएफ आपको वहीं पर मिल जाएगी। ठीक है, तो हम क्लास को शुरू करते हैं टाइम को बर्बादी ना करते हुए। तो आज के लिए बेस्ट 4 क्वेश्चन हम लेकर के उपस्थित हैं आप लोग के बीच। सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से हम शुरुआत करते हैं, जो कि एग्जाम में पूछ चुका है। फर्स्ट क्वेश्चन आपको देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि समतल दर्पण किसे कहते हैं। ठीक है, समतल दर्पण किसे कहते हैं और इसकी विशेषताओं को लिखना है। समतल दर्पण किसे कहते हैं, इसकी विशेषताओं को लिखना है। यदि मेरे प्यारे स्टूडेंट आप चैनल पर नए जुड़ते हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के बीच इसे शेयर करें, जो भी क्लास 10th के एग्ज़ाम देने वाले हैं, खासकर उनके लिए स्पेशल है। चलिए तो हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। इसको कुछ इंपॉर्टेंट बात हम इसमें नोट्स के रूप में दिए हैं, जो कि एग्ज़ाम में पूछता है। कहता है कि इसका परिभाषा पहले जान लेते हैं। कहता है कि वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल हो, उसे हम क्या कहते हैं? समतल दर्पण कहते हैं। ठीक है, जिसका परावर्तक सतह कैसा हो? समतल हो, हम उसी को क्या कहते हैं? समतल दर्पण कहते हैं। जैसे मान लिया जाए कि यदि आपका एक मिरर है, जो घर पर आप जो मिरर यूज करते हैं, जो घर पर मिरर को आप देखते हैं, वो मिरर को अगर आप गौर से देखिएगा तो क्या होता है, ये पूरा का पूरा समतल होता है और इसके एक पृष्ठ क्या होते हैं? कलय किए होते हैं, रंगे हुए होते हैं। ठीक है, तो वैसे दर्पण जिसका एक सतह क्या हो? रंगा हुआ हो, कलय किया हुआ, और वो पूरा क्या हो? समतल हो, ना उभड़ा हो ना धंसा हुआ हो। ठीक है, समतल है तो उस दर्पण को हम क्या कहते हैं? समतल दर्पण कहते हैं। लेकिन क्वेश्चन यहाँ से ये पूछता है कि इसकी विशेषताएं क्या है। क्वेश्चन विशेषताएं पूछता है एग्जाम में, तो आइए हम विशेषताओं को समझते हैं। इसकी निम्न विशेषताओं का हम यहाँ पर जिक्र करेंगे। सबसे पहला विशेषता आपका दिया गया है, पहला नंबर विशेषता कहता है कि प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनती है। VVI क्वेश्चन है, समतल दर्पण में प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनती है। ठीक है, नेक्स्ट कहता है कि प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होती है। कोई भी समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब की आकार होती है, वे वस्तु के आकार की कैसी होती है? समतल होते हैं, बराबर होती है। ठीक है, इक्वल होती है। तीसरा नंबर हम यहाँ पर दिए हैं कि प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा सीधी होती है। ठीक है, याद रखिएगा, समतल दर्पण या उत्तल दर्पण दोनों में ही वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेगा वह क्या होगा? सीधा होगा। क्लियर है? नेक्स्ट आपका चौथा नंबर हम इसमें दिए हैं, प्रतिबिंब पार्श्विक रूप से उल्टा। ये VVI है समतल दर्पण के लिए। जैसे अगर आप मान लिया जाए हम ये एक दर्पण पार लेते हैं, ठीक है, और इसको एक साइड से कलय कर देते हैं। यदि आप इस दर्पण में इस साइड अगर R को आप दर्पण में देखते हैं, R लिख करके दर्पण में देखते हैं, तो दर्पण में जो आपको R दिखेगा वह पार्श्विक रूप से कैसा दिखेगा? उल्टा दिखेगा, इस रूप से दिखेगा, है ना। तो समतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है? पार्श्विक रूप से उल्टा होता है, पूर्ण रूप से उल्टा नहीं, पार्श्विक रूप से उल्टा होता है।
क्लियर है। चलिए नेक्स्ट हम यहाँ पर दिए हैं 5वां नंबर में प्रतिबिंब आभासी होती है वीवीआई क्वेश्चन। देखिए जितने भी दर्पण हैं चाहे वो अवतल हो, उत्तल हो, समतल हो, ये तीनों में ही आभासी प्रतिबिंब बनता है। अब आप कहिएगा सर कि अवतल दर्पण में तो वास्तविक बनता है। नहीं दोस्तों, यदि हम अवतल दर्पण में वस्तु को ध्रुव P और F के बीच रखते हैं तो उस स्थिति में अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है? आभासी बनता है। क्लियर है। इसीलिए तो उसे हम हजामती के रूप में प्रयोग करते हैं। पिछले वीडियो में हम वो आपको करवा दिए थे। क्लियर है। आइए नेक्स्ट, यदि आप पिछले वीडियो नहीं देखें 4 क्वेश्चन का तो डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिलेगा, वहाँ पर जाकर के आप देख सकते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट आपको देख लेते हैं 6ठा नंबर यहाँ पर दिए हैं प्रतिबिंब दर्पण से उतना ही पीछे बनता है जितना वस्तु दर्पण के आगे होती है। मतलब क्लियर है यहाँ से कि ये आपको बता रहा है कि अब समतल दर्पण का एक बेस्ट गुण हम यहाँ पर नोट्स में करके दिए हैं कि वस्तु दूरी इक्वल टू प्रतिबिंब दूरी, दोनों आपस में क्या होती है? सेम होती है। क्लियर है। तो आशा करते हैं ये क्वेश्चन आप समझ चुके होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेकर के आए हैं आप लोग के बीच। चलिए तो ये क्वेश्चन आपके बीच आ गया है एग्जाम में बार बार पूछने वाला क्वेश्चन, जो कि एग्जाम के लिए दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। कहता है कि प्रकाश के परावर्तन से आप क्या समझते हैं, उनके कितने नियम हैं, उन्हें लिखें। क्लियर है। ठीक है। तो आइए देखते हैं इसका एग्जाम्पल देखते हैं। पहले इसका परिभाषा जानते हैं। कहता है कि अनंत से आती प्रकाश की किरणें, देखिए हम यहाँ पर समझा देते हैं, फिगर ऐसे दिया हुआ है। कोई भी समतल दर्पण ले लिया जाए, ठीक है। आप देखते होंगे गर्मी के मौसम में, धूप के मौसम में छोटे से दर्पण को लेकर के धूप जब दर्पण पर पड़ती है तो उसके दूसरी तरफ, ठीक है, दूसरी तरफ जो है किसी पर छाया उसका प्रतिबिंब बनाते हैं आप वहाँ पर। ठीक है। तो कोई भी समतल दर्पण में अनंत से कोई किरणें आती है तो जब ये किरणें इस सतह पर टकराती है तो टकराने के बाद पुनः उसी माध्यम, मतलब देखिए वायु से आ रहा है, ये आपका वायु है, ठीक है, और पुनः टकराने के बाद वायु में क्या होता है? वापस चली जाती है। तो ये जो टकराने की जो घटना है वापस उसी माध्यम में वायु में से आया और वायु में जाने की जो घटना है, हम इसी घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। क्लियर है। आप लोग देख रहे होंगे लिखा हुआ है कि अनंत से आती प्रकाश की किरणें, याद कर लीजिएगा, अनंत से आती प्रकाश की किरणें किसी चिकनी व चमकदार सतह से टकराती है और टकराने के बाद पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाने की जो घटना होती है उसी को हम क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब आइए, अब देखिए कहता है कि इसके कितने नियम हैं। तो आप लोग को मालूम होगा और कई एक बार एग्जाम में ये पूछता है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कितने नियम हैं। तो आप लोग जानते हैं कितने? पूरे 2 नियम हैं। अब सर ये 2 नियम कौन कौन सा है? आइए 2 नियम को हम समझने का प्रयास कर लेते हैं। सबसे पहले एक हम ले लेते हैं समतल दर्पण। आइए अब ये समतल दर्पण में इसको हम कलई कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि दर्पण है तो कलई एक साथ होना जरूरी है, नहीं तो गलत हो जाएगा। अब क्या कर लेते हैं, अब यहाँ से कोई एक किरणें आई, दर्पण से टकराई, ठीक है, और दर्पण से टकराने के बाद यहाँ से दर्पण से टकराई, है ना, और दर्पण से यहाँ पर टकराई और दर्पण से टकराने के बाद क्या हुआ, वह जो है उसी पथ पर वापस निकल गया। किरण आलेख आप जरूर बनाएं, नहीं तो गलत कर दिया जाएगा। ये आप आलेख जरूर खींचें, उसी पथ पर वापस निकल जाती है। अब देखिए ये जो इसको हम कहते हैं क्या चीज़? आपतन बिंदु, जो कि यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है आपतन बिंदु, है ना। क्या कहते हैं इसको कहते हैं आपतन बिंदु कहते हैं, यहाँ पर हम लिख दिए हैं। क्लियर है। अब कहता है कि जब इस आपतन बिंदु पर हम क्या डालते हैं? कोई एक अभिलंब को डाल देते हैं, ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं एक अभिलंब डाला हुआ है। क्लियर है। अभिलंब को डालते हैं तो यहाँ से क्या होता है कि एक एंगल बन रहा है। क्लियर है। ये एक एंगल बन रहा है और यहाँ पर ये आपका एक एंगल बन रहा है। तो क्या होता है क्या कि अगर फर्स्ट नियम की बात करूँ तो कहिएगा पहला नियम प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम देखिएगा, आपतित किरण, ठीक है, आने वाले किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण, बोलिएगा आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाले गए अभिलंब, ठीक है, तीनों क्या होते हैं? एक ही तल में होते हैं, एक ही समतल में होते हैं। देखिए आपतित किरण,
परावर्तित किरण और ये आपतन बिंदु पर डाले गए लंब, तीनों का बिंदु तो एक ही है। फर्स्ट नियम ये आपका हो गया। सेकेंड नियम की बात करूं, ठीक है, तो सेकेंड नियम क्या होता है कि आपतन कोण क्या होता है, आपतन कोण, ये देखिए आपका आपतन कोण इक्वल टू क्या होता है, परावर्तन कोण। ठीक है, अगर आपतन कोण को आई से सूचित करूं और परावर्तन कोण के आर से सूचित करूं तो यहाँ पर क्या होता है कि कोण आई इक्वल टू कोण आर। क्लियर है, तो ये आपका दूसरा नियम है। तो आप लोग इसे नोट्स कर लीजिएगा। अगर नहीं नोट आप लोग के पास है तो टेलीग्राम पर जुड़िए और पूरा नोट्स वहाँ पर पाइए। कुछ देखिए नोट्स हम यहाँ पर लिखे हैं, नोट करके यहाँ पर बना करके दिए हैं कि नोट में आप पढ़िएगा कि प्रकाश का, बहुत ही सुंदर नोट्स एग्जाम में पूछा है कि प्रकाश का परावर्तन केवल अपारदर्शी माध्यम में ही संभव है। VBI क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ये जो आपका अपारदर्शी माध्यम में ही संभव है प्रकाश का अपवर्तन, है ना, याद रखिएगा, केवल अपारदर्शी माध्यम में, क्योंकि दर्पण में ही यह संभव आपका होगा, क्योंकि प्रकाश इसमें टकरा कर उसी माध्यम में वापस निकलती है। क्लियर है, तो ये बात आप याद रखिएगा। आते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में बार बार ये क्वेश्चन पूछ रहा है। आइए हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन कहता है कि पार्श्विक विस्थापन क्या है। क्या बोल रहा है, पार्श्विक विस्थापन क्या है। देखिए पहले हम इसका डिफिनेशन देख लेते हैं, फिर फिगर के माध्यम से हम समझने का प्रयास करेंगे इसको। आइए, अगर इसकी हम बात करूं पार्श्विक विस्थापन की, तो कहता है कि जब प्रकाश की किरण का दोबारा अपवर्तन होता है तो अपवर्तन के बाद आपतित किरण के समानांतर निकल जाता है। अर्थात देखिए अभी आप नहीं समझे, अब दोबारा अपवर्तन क्या होता है सर, ध्यान से देखिएगा फिगर को। ये आपका कोई कांच है, ये जो आप टुकड़ा देख रहे हैं ये क्या है, एक कांच है। क्लियर है, ये एक कांच है। ठीक है, ये आपका क्या है, एक कांच, जैसा कि आप देख रहे हैं। क्लियर है, अब देखिए यहाँ पर हम कहते हैं कि ये कांच है और ये कांच से कोई प्रकाश की किरणें यहाँ पर आई ना, और ये किरणें क्या हुई, कांच में प्रवेश की। तो प्रवेश करने के उपरांत इसका पथ डॉट डॉट लाइन से जो आप देख रहे हैं, इसका पथ, ये वाला पथ डॉट डॉट लाइन से जो देख रहे हैं, ये तो इसका काल्पनिक हो गया। वास्तविक क्या है, वास्तविक ये है आपका ये, तो यही तो कहलाता है अपवर्तित किरण। और जब यही अपवर्तित किरण दोबारा जब क्या होती है, वायु में, अब इस कांच के माध्यम से जब यह किरण वायु में प्रवेश करती है, ठीक है, तो वायु में प्रवेश करने के उपरांत ये जो किरण आप देख रहे हैं, ये वाला किरण, ये किरण आपका कहलाता है क्या चीज़, दोबारा अपवर्तन। मतलब दोबारा अपवर्तन के बाद जो किरण निकलता है, ठीक है, एक तो पहले वायु से कांच में, फिर कांच से वायु में जा रही है। तो जब देखिए ये दोबारा अपवर्तन हुआ, मतलब आपने देखा कि ये वाला जो किरण है, ये वाला जो किरण है, यही आपका दोबारा है, अपवर्तन है। तो यही यहाँ पर देखिए दिया गया। अब इसको पढ़ लेते हैं एक बार। आपतित किरण, तो आपतित किरण ये आपका था, ठीक है, आपतित किरण ये आपका था पहले से जो शुरू से वास्तविक था। आपतित किरण और निर्गत किरण, और जब किसी भी प्रकाश में, किसी भी प्रकाश को जब दोबारा अपवर्तन होता है, दोबारा अपवर्तन होता है, तो दोबारा अपवर्तन होने वाली किरण को हम क्या कहते हैं, निर्गत किरण। मतलब इसमें निर्गत किरण कौन हो गया, ये आपका हो गया निर्गत किरण हो गया। कौन हो गया, ये आपका है निर्गत किरण है। तो निर्गत किरण, ठीक है, निर्गत किरण और ये आपका आपतित किरण, ये आपतित किरण, ये दोनों के बीच जो कोण बन रहा है, ये दोनों के बीच का जो कोण है, एक मिनट, ये दोनों के बीच जो आपका ये बना ना समानांतर, जो आप देख रहे हैं पैरेलल, ये जो पैरेलल आप देख रहे हैं, ये पैरेलल और ये पैरेलल, ये दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है, दूरी है, ठीक है, ये दोनों के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं, पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। ठीक है, आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच की, यहाँ पर आप लोग सुधार लीजिएगा, यहाँ पर दूरी होगा, ठीक है, दूरी को हम क्या कहते हैं, पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। एक फिगर के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास किया और फिगर आप लोग जरूर पढ़ें। यहाँ पर देखिए एक चीज़ आपको देखने को मिल रहा है, नोट में हम बना करके दिए हैं आपको कि निर्गत कोण किसे कहते हैं। तो ये जो निर्गत किरण हुआ और ये जो अभिलंब हुआ, तो निर्गत किरण और ये अभिलंब के बीच से बनने वाला कोण है, ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं, निर्गत
कोण कहते हैं। मतलब निर्गत किरण और अभिलंब के बीच वाले कोण को क्या कहते हैं? निर्गत किरण कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन। आइए, 4 नंबर क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कहता हम 25 सेंटीमीटर से नज़दीक रखे वस्तु को साफ और स्पष्ट क्यों नहीं देख पाते हैं? क्लियर है? आइए समझते हैं क्यों नहीं देख पाते हैं। देखिए, हम जानते हैं, कितना सुंदर से लिखा गया है, हम जानते हैं कि सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितना है? 25 सेंटीमीटर। VVI क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के लिए। इससे नज़दीक रखे वस्तु को हम साफ और स्पष्ट नहीं देख पाते हैं। ठीक है, नहीं देख पाते हैं। फिर कहता है सिलियरी मांसपेशियों का संकुचन जब हम 25 सेंट, यहाँ पर एक शब्द आप लोग जोड़ लीजिएगा, यहाँ पर एक आप जब है के बाद एक शब्द जोड़ लीजिएगा कि जब हम 25 सेंटीमीटर से नज़दीक रखे वस्तु को देखते हैं, उसके बाद ये मिलेगा आपका, तो सिलियरी मांसपेशियों का संकुचन इससे ज़्यादा नहीं हो पाती है। ठीक है, सिलियरी मांसपेशियों का संकुचन इससे ज़्यादा नहीं हो पाती है, जिससे फोकस दूरी में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताए थे समंजन क्षमता। समंजन क्षमता जब फोकस दूरी में परिवर्तित होती है तो दूर रखे वस्तु और नज़दीक रखे वस्तु को हम साफ और स्पष्ट देख लेते हैं। ठीक है, इसी कारण जब फोकस में परिवर्तन नहीं हो पाता है तो इसी कारण क्या होता है, 25 सेंटीमीटर से हम नज़दीक रखे वस्तु को नहीं देख पाते हैं। तो कैसा लगा आपको ये 4 प्रश्न? ठीक है, आप कमेंट के माध्यम से इन चारों प्रश्न का आप लोग अपना पर ज़रूर राय दें। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। बहुत सारे वीडियो क्लास 10th के लिए हम बना करके छोड़ दिए हैं, केवल आपके लिए नोट्स अवेलेबल करवा दिए हैं। ठीक है, तो आप नोट्स देखिए, वीडियो देखिए और घर बैठे तैयारी कीजिए। तो दीजिए हमें इजाज़त, आज के लिए इतना है। कल फिर मिलते हैं सेट 3 के साथ। ठीक है, धन्यवाद सभी को, बाय। सभी को बाय।